फन आफ्टर शॉर्टकट, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि 10वीं पास हो गए थे, 11वीं पास हो गए थे, यहाँ ऐसा नहीं होता। तो कोई शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि शॉर्टकट है ही नहीं रियल में यहाँ पर। और ज्यादा अच्छे के पीछे मत भागो, ज्यादा सही के पीछे भागो कि ज्यादा सही क्या है। करंट अफेयर को बर्डिंग मत करना, मतलब डेली करंट अफेयर हर 10 मिनट के बाद एक व्यक्ति आ जाता है, पाकिस्तान ने किया ऐसा, चीन ने किया वैसा, भारत में हुआ ऐसा। ऐसी गंदी बातों से बचना। तैयारी कर रहे हो तुम लोग, इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है। वो मास्टर लोग हैं, उनको व्यू चाहिए, व्यू के साथ उनको अपने YouTube पर थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे, पर वो तुम्हारा पूरा टाइम खत्म करके जाएंगे। तो थोड़ा दूर रहिएगा। प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर हम जो वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, उसको कवर कर लेना बहुत पर्याप्त है। परिणाम के बारे में ज्यादा मत सोचना, सर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर सर अगर मेरा यूपीएससी में अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या होगा। भाई मेरा भी नहीं हुआ है, पर मैंने कुछ ना कुछ किया ही है, आप भी कर लोगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ भी करने के लिए आ जाओ, तुम्हारा मन है, तुम्हें रिस्क लेना है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्षमताएं हैं, तुम्हें लगता है कि तुम में योग्यता है, तुम्हें लगता है कि तुम निकाल सकते हो, तो आना। तुम्हें मैं कोई आमंत्रित नहीं कर रहा हूं, तुम्हें बस मैं एक रास्ता बता रहा हूं। निर्णय तुम्हारा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में इस परीक्षा के लिए बने हो तो पूरी ताकत से तैयारी करो। परिणाम के बारे में सोचते चलोगे तो तैयारी कभी हो नहीं सकती। वे मूर्ख लोग, वे गधे लोग जो भी तैयारी के करने के दौरान ही परिणाम के बारे में सोच रहे हैं, प्लान बी, किसी गंदी सी वेब सीरीज में किसी ने बोल दिया होगा प्लान बी क्या है। कोई प्लान बी नहीं होता है। जब हमने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी थी तो कोई प्लान बी था, 12वीं दी तब प्लान बी था, यहां भी कोई प्लान बी नहीं है। क्या जिंदगी में कोई प्लान बी होता है? जन्म और मृत्यु का कोई प्लान बी नहीं है, तो क्या यहां प्लान बी होगा? कुछ नहीं होगा। पहले तैयारी करो, पूरी ताकत से तैयारी करो, चयन लो। नहीं होता है तो बात की बात है, देखेंगे क्या होगा। दुनिया में इतने लोग कर रहे हैं, हम भी करके देख ले। पीएचडी करने की कोशिश से बचेंगे। कई लोग किसी विषय में अच्छा लगे तो अंदर चले जाते हैं कि आज तो मैं फाड़ के रख दूंगा, मतलब ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं कि पॉलिटी तोड़ दूंगा मैं, आज हम फोड़ देंगे। ऐसी गंदी गंदी बातें अच्छी लगती नहीं है। यूपीएससी की परिपक्वता अलग है। वो कक्षा 11वीं 12वीं में मैच्योरिटी नहीं होती तो चल जाता है कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ऐसी चीजें ठीक नहीं लगती है। परिपक्वता रखो, शांत रहो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, पर पीएचडी मत करना। दूसरी बड़ी बात, स्किप करने की आदत मत डालना। जैसे कुछ गंदे लोग होते हैं जो, मुझे सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दूं, फिर तैयारी छोड़ दो भाई। मुझे पॉलिटी समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दूं। तो अगर आपको चीजें छोड़नी है तो आए क्यों है आप? आपके जैसे हजारों लोग खड़े हैं ऑलरेडी जो कुछ ना कुछ छोड़कर आए हैं। उन लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मेरे हिसाब से पूरी तैयारी करनी है, सब कुछ पढ़ना है। अगर आपको लगता हो कि कुछ करंट अफेयर के चीजें पढ़ के दुनिया पास हो जाती तो फिर यूपीएससी इतना बड़ा सिलेबस देती क्यों? रेडी फॉर टुमारो बट नॉट टुडे। कल के लिए कई लोग तैयार है कि कल तो कर लूंगा मैं। आज करो ना भाई, कल का क्या देखना है, आज खत्म करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आज पर फोकस करोगे उतनी चीजें बेटर होती जाएगी। तो कल की जगह आज पर फोकस करो। और लाइब्रेरी जो बनाने की कोशिश होती है, जैसे मैं 2 साल के बाद अगर किसी विद्यार्थी के कमरे में जाऊं तो फिर उसने 3 रैक भरे होते हैं, ये पॉलिटी, ये ज्योग्राफी, ये सब बकवास बंद करना। 25-24 मतलब कॉपी किताब एनसीईआरटी सब मिलाकर 24 से 30, क्योंकि 30 सब्जेक्ट है तो लगभग 24 से 30 किताब कॉपी और एनसीईआरटी सब तीनों मिलाकर। इससे ज्यादा मटेरियल मत रखना। इससे ज्यादा मटेरियल वाले लोग मैंने 10-10 साल के बाद रद्दी बेचकर अपने ट्रेन का टिकट कटाते हुए देखे हैं। आप कम पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए, ज्यादा अच्छी तरह से पढ़िए। अब आप कहेंगे सर ऊपर कह रहे आप कुछ छोड़ना नहीं। जी हाँ, छोड़ना कुछ नहीं, लेकिन संतुलित पढ़ना है। जितना जरूरी है उतना पढ़ते चलो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखो, क्योंकि उससे पता चलता है कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके के लेवल के सवाल बनाती है, कैसी टर्मिनोलॉजी यूज करती है, क्या चीजें उसके लिए जरूरी है। और इनडिसिप्लिन मतलब आज जो बात की वो आज का वादा पूरा करो,
डिसकंटिन्यूटी मत रखो कि आज 12 घंटे पढ़ लिया कल छुट्टियां बना ली, नहीं ऐसा नहीं। डेली पढ़ो, कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 9 घंटे, कभी 4 घंटे, चलेगा, लेकिन डेली पढ़ो। और थोड़ा इनडिसिप्लिन मतलब ऐसा ना करो कि कभी 9 बजे उठ रहे हो, कभी 5 बजे उठ रहे हो। एक पैटर्न बनाओ, क्योंकि सैनिक, वही सैनिक सबसे बेहतरीन युद्ध में परिणाम लाता है जो डिसिप्लिन होता है। ये भी एक लंबी लड़ाई है, यहाँ पर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आपका मन क्या कहता है, आप बोर हो जाते हैं या अच्छे हो जाते हैं, इसका यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं। यूपीएससी तो एक क्राइटेरिया तय कर चुकी है, उसे आपको पूरा करना है, तो उसके लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए, एक रेगुलेटरी होनी चाहिए, एक नियमों का पालन होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आपने चीजें पूरी करनी चाहिए। सीसेट को हल्का मत लेना। कई सारे विद्यार्थी मैंने देखे, अभी भी कई गंदे लोग 2-2 साल 3-3 साल सीसेट नहीं निकालने के बावजूद भी सीसेट को उतना सीरियस नहीं ले रहे। या तो उनके अंदर का डर है या उन्हें लगता है कि मैं कर लूंगा, और इसी चक्कर में वो घन चक्कर अपने अटेम्प्ट बर्बाद कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अपने अटेम्प्ट बचाइए और अपनी जीएस अगर अच्छी है, जीएस अगर आपका पार हो रहा है तो सीसेट करिए। मैं ऐसे विद्यार्थी जिनका जीएस पार हो जाता है लेकिन सीसेट पार नहीं हो रहा है, वो मुझे अपनी मार्कशीट दिखाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सबसे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मिनिमम प्राइस में सीसेट तैयार करा दूं। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि नोट बनाना मतलब एक तरीके से टाइम बर्बाद है। याद रखना, नोट्स बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज जो पूरा कर लेगा उसने पहला बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया होता है। क्योंकि रिवीजन में हम अपने नोट्स ही दोहराते हैं। नोट्स बनाने से पहला रिवीजन हो जाता है लिखते दौरान ही। नोट्स बनाने से हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव हमारा पढ़ने का रिजल्ट आ जाता है। नोट्स बनाने से टीचर की सरल भाषा में शब्द आ जाते हैं। नोट्स बनाने से हमारी आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट आता है। नोट्स बनाने से हमें अपनी स्पीड बढ़ाने में मदद मिलती है। नोट्स बनाने से हमारी राइटिंग में इंप्रूवमेंट आता है। इसलिए नोट्स बनाने से आपको ब्लैंक पेज पर लिखने की हैबिट हो जाती है। इसलिए नोट्स बनाने को टाइम वेस्ट नहीं समझेंगे। ये बहुत ही जरूरी आवश्यक कंसेप्ट है, इसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। इसके बगैर कुछ चीजें बेटर नहीं हो सकती है। और रोबोटिक टाइम टेबल, कुछ लोगों से टाइम टेबल को तो वो ऐसे टाइम टेबल बनाएंगे कि 7 से 9:30 अब मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर मैं 9 साढ़े 9 से लेकर 12 मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, कोई गैप नहीं बीच में। और 2.5 घंटे की सीटिंग नहीं हो पाती जनरली शुरुआत में। पहले छोटी सीटिंग करो, छोटे छोटे टारगेट पूरे करो। 6 घंटे भी अगर आप पढ़ लेते हो, 6 घंटे आपका प्रतिदिन का लक्ष्य होना चाहिए, प्रतिदिन की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए अपने 6 घंटे को पार करना। आप 6 घंटे पार करो, केवल और केवल अपने 6 घंटे का लक्ष्य पूरा करते हुए 500 दिन बिताओ। मैं बैठा हूं तुम्हारे चयन के लिए। फिर से दावा कर दूं, फिर से गारंटी दे दूं, जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम में पहली रैंक लाएगा और YouTube पर खुले तौर पर कहेगा कि हमने मधुकर सर को फॉलो किया है, मैं उसे खुलकर बता दूं, हमारी तरफ से 5 लाख का इनाम। क्यों ऐसा कह रहा हूं मधुकर सर को फॉलो किया? क्योंकि भाई वो मेरा विद्यार्थी हो तो ही तो मैं दूंगा ना कि हाँ उसने मेरे लिए और अपनी ईमानदारी पूर्वक प्रयास के लिए अच्छा काम किया। तो मैं आज भी बता रहा हूं, 5 लाख का इनाम आज भी है। यूपीएससी में फर्स्ट रैंक हिंदी माध्यम पर मेरा विद्यार्थी जो कहे कि हाँ सर मैंने आपके कक्षाओं को देखा है, भली पूरी ना देखा हो, 2 विषय की 1 विषय की देखी हो, मैं आज भी उसके लिए तैयार हूं। आपके सामने चैलेंज है, इससे बड़ा चैलेंज और क्या होगा? तो रोबोटिक टाइम टेबल मत बनाइएगा। बाकी मुझे सेल्फ स्टडी से आईएएस बनना है, तो सेल्फ स्टडी से पहले आप प्रॉपर तरीके से सिलेबस देखेंगे, सिलेबस का पोस्टमार्टम देखेंगे, हमारी कक्षाएं देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। जब आप रिवीजन करेंगे तो उसको कहेंगे सेल्फ स्टडी। जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे सेल्फ स्टडी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे सेल्फ स्टडी। लेकिन सेल्फ स्टडी तभी जरूरी है, तभी कामयाब है जब आपने उसकी शब्दावली उसको किसी मास्टर से हल्का फुल्का समझ लिया होगा, आज वो विषय आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो गधे भी सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। ऐसी सेल्फ स्टडी 5 साल के बाद एक ही परिणाम लाती है कि यूपीएससी में चयन होने वाले विद्यार्थी कोई अद्भुत होते हैं। तो जरूरत है आप लोगों को सेल्फ स्टडी से पहले सिलेबस को प्रॉपर करना, उस विषय की शब्दावली समझना, किसी शिक्षक की
मदद करना। कई लोगों ने ये गंदगी फैला दी, टॉपर सेल्फ स्टडी करते हैं। भाई कोई टॉपर, देखो बोलने के बाद, सिलेक्शन के बाद तो क्या है, सिलेक्शन के बाद तो आप जो कहे वही भगवान है। और एक ईगो हट हो जाता है कुछ लोगों का। कुछ लोगों को लगता है मैं कैसे बताऊं कि मैं तो 3 साल से कक्षाएं कर रहा था, मैं कैसे बताऊं कि मैंने तो 3 जगह पर कक्षाएं की थी। कई सारे लोग, इतने विषय है भाई, 30 विषय है, 30 विषय का जानकार कौन होता है। मैंने भी 30 विषय तभी पढ़ाए हैं जब मैं कभी पढ़ा हूं, किसी मास्टर से पढ़ा होगा, मैंने खुद अर्जित नहीं किए। कई सारे विषय मैंने कई मास्टरों से पढ़े, तब जाकर मुझे विषय आए। तो कहने का मतलब है सब बकवास है। चयन के बाद आप भी कह देना ऐसा। एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी से कवर की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रही हो तो कक्षाओं को जरूर देखना। समझ में कुछ नहीं आ रही फिर भी एनसीईआरटी पढ़ रहे, बकवास है। एनसीईआरटी मतलब यूपीएससी की पूरी तैयारी नहीं होता, ये भ्रम है लोगों में। मैंने टाइटल डाला है कुछ भ्रम, तो याद रखना ये भ्रम है। एनसीईआरटी मतलब यूपीएससी नहीं। कुछ लोगों ने फार्मूला बना दिया, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर हो गया आईएएस पहली रैंक, बकवास है। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी इतना सिलेबस नहीं बताती, कक्षा 6वीं से 12वीं एनसीईआरटी बोल देती। सेल्फ स्टडी अपने अनुसार तय करते हैं। हर विद्यार्थी का सेल्फ स्टडी कहने का अलग अलग तरीका है। जैसे कुछ विद्यार्थी ने कक्षा पहले कर ली ऑफलाइन क्लास, फिर उसके समय पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उसका दूसरा अटेम्प्ट उसने घर पर उसको केवल दोहराया, रिवाइज किया, याद किया, फिर चयन हुआ। फिर किसी ने पूछा क्या सर आपका चयन सेल्फ स्टडी से हुआ? जी हाँ, मैंने केवल सेल्फ स्टडी की थी। तो गंदे लाल 1 साल क्लासेस में क्या बैठकर आनंद ले रहा था तू? पर शब्द मैं क्षमा चाहूंगा तू कहने के पीछे, क्योंकि गुस्सा आ जाता है, भ्रमित करते बच्चों को। सेल्फ स्टडी कई लोग अपने अनुसार माइंडसेट से बना देते कि इसको सेल्फ स्टडी कहते, उसको सेल्फ स्टडी कहते। भाई सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद के द्वारा चीजों को पढ़ना, दोहराना, लेकिन आप इसको ये नहीं कहेंगे कि मैंने उन चीजों को खुद ही निर्मित किया है, खुद ही पीएचडी नहीं की है। तो अपने अनुसार सेल्फ स्टडी की परिभाषा न बनाएं। सेल्फ स्टडी में सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रॉपर गाइडेंस, ये तीनों चीजें बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको फुलफिल करिए। यदि आप इन 3 चीजों को फुलफिल करते हैं, आपको चयन पहले ही प्रयास में मिल जाएगा। मार्गदर्शन अति आवश्यक है। एकलव्य को भी सांकेतिक मार्गदर्शन की आवश्यकता अनुभव हुई और इसीलिए उन्होंने मूर्ति बनाई। कहने का अभिप्राय, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं कोई गुरु द्रोणाचार्य हूं, बहुत बड़े व्यक्ति है। हम साधारण से कलयुग के गंदे मास्टर है जो मुद्राओं के लिए भी काम करते हैं। खुलकर कहने में कोई दिक्कत नहीं, भाई जो सच है उसमें बताने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लग सकता है लोगों को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा जानकार बनिए, टीचर के सानिध्य में रहिए और अच्छे टीचर के सानिध्य में रहिए, बकवास टीचर के नहीं। बकवास का मतलब होता है बस फेंकने वाले लोग ज्यादा होते हैं। थोड़ा प्रॉपर सीरियस लोग होते हैं। जो टॉपर है उनकी बातों को भी सुनिए, ऐसा नहीं कि टॉपर को मत देखिए, टॉपर की बातें सुनिए, उससे पता चलेगा कि हाँ टॉपर ने क्या रणनीति अपनाई। उसको हल्का फुल्का अपने रणनीति में जोड़ने की कोशिश करिए। टॉपर की रणनीति कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर टॉपर का अपना एक अलग रणनीति होता है। और अब आते हैं क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसा आपको लगे वो कर सकते हैं। इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। अपनी तैयारी में पहले आप नोट्स बनाएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर सेल्फ स्टडी मतलब रिवीजन, और फिर एग्जाम आप देने जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको यूपीएससी के बारे में पूरी क्लैरिटी आ गई। बाकी मैं चाहूंगा कि जो 1 फरवरी को जब नोटिफिकेशन आ जाएगा